अध्याय 6 मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारण। भारत में बैंकिंग, बीमा और वित्त। मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करने की एक रणनीति है। ये मुद्रास्फीति, विकास और तरलता जैसे आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार मौद्रिक नीति का प्रभारी है। आरबीआई खुले बाजार संचालन, बैंक दर, रिजर्व सिस्टम, ऋण नियंत्रण और नैतिक अनुनय जैसे उपकरणों का उपयोग करता है। ये उपकरण ब्याज दरों और मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करते हैं और अर्थव्यवस्था को आकार देते हैं। नए एमपीएफ, एमपीसी और एमपीपी के साथ भारत की मौद्रिक नीति में बहुत बदलाव आया है। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बीच अंतर। परिभाषा। राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकार द्वारा कराधान और सार्वजनिक व्यय का उपयोग। मौद्रिक नीति आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरों और ऋण का प्रबंधन। अधिकार। राजकोषीय नीति सरकार, विशेषकर वित्त मंत्रालय और विधायी निकायों द्वारा तैयार और क्रियान्वित। मौद्रिक नीति सरकार से स्वतंत्र, केंद्रीय बैंक द्वारा कार्यान्वित। उपकरण या साधन। राजकोषीय नीति इसमें मुख्य रूप से सरकारी व्यय, कराधान, सब्सिडी और हस्तांतरण भुगतान का उपयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति मुख्य रूप से ब्याज दरों, खुले बाजार परिचालनों और आरक्षित आवश्यकताओं का उपयोग किया जाता है। मांग पर प्रभाव। राजकोषीय नीति कर परिवर्तनों के माध्यम से सरकारी व्यय और घरेलू आय में परिवर्तन करके समग्र मांग को सीधे प्रभावित करती है। मौद्रिक नीति ब्याज दरों को प्रभावित करके अप्रत्यक्ष रूप से समग्र मांग को प्रभावित करती है, जो उपभोग और निवेश निर्णयों को प्रभावित करती है। समय। राजकोषीय नीति इसमें प्रायः कार्यान्वयन अवधि लंबी होती है तथा इसके प्रभाव को साकार होने में समय लग सकता है। मौद्रिक नीति इसे अपेक्षाकृत शीघ्रता से क्रियान्वित किया जा सकता है तथा अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव आमतौर पर तत्काल होता है। साधन। राजकोषीय नीति सरकारी व्यय, कराधान, सब्सिडी, हस्तांतरण भुगतान। मौद्रिक नीति नीति दर, ब्याज दर, खुले बाजार परिचालन, आरक्षित आवश्यकताएं। लोचशीलता। राजकोषीय नीति कराधान या व्यय में परिवर्तन के लिए आवश्यक राजनीतिक प्रक्रिया के कारण ये कम लचीला हो सकता है। मौद्रिक नीति सामान्यतः अधिक लचीला, जिससे केंद्रीय बैंकों को शीघ्र समायोजन करने की सुविधा मिलती है। कार्यक्षेत्र। राजकोषीय नीति सरकार के समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तथा आय वितरण को प्रभावित कर सकता है। मौद्रिक नीति मुख्य रूप से व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारत की मौद्रिक नीति के उद्देश्य। मूल्य स्थिरता। स्थिर मूल्य स्तर बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए अनिश्चितता कम होती है, दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलता है तथा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। आरबीआई वर्तमान में एक लचीले मुद्रास्फीति लक्षणीकरण ढांचे का पालन करता है, जिसका लक्ष्य 4% जोड़ या घटाव 2% सहिष्णुता बैंड की मुद्रास्फीति दर है। आर्थिक विकास। मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार सृजन एवं समग्र समृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किया जाता है। इसमें कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना शामिल है। वित्तीय स्थिरता। जमाकर्ताओं की सुरक्षा, वित्तीय संकटों को रोकने और संसाधनों के कुशल आवंटन को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ और स्थिर वित्तीय प्रणाली बनाए रखना महत्वपूर्ण है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई बैंक पर्यवेक्षण, विनियमन और तरलता प्रबंधन जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता है। बाह्य क्षेत्र संतुलन। विनिमय दर का प्रबंधन तथा भुगतान संतुलन बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने तथा अत्यधिक मुद्रा अस्थिरता को रोकने के लिए आवश्यक है। रुपये को स्थिर करने और व्यवस्थित विदेशी मुद्रा लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए जब आवश्यक हो तो आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है। विकास उद्देश्य। मौद्रिक नीति सरकार के विकास लक्ष्यों जैसे गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन और सतत विकास को समर्थन देने में भूमिका निभा सकती है। आरबीआई इन लक्ष्यों को बढ़ावा देने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए लक्षित ऋण योजनाओं और पहलों को कार्यान्वित करता है। मौद्रिक नीति उपकरण। तरलता समायोजन सुविधा। एलएएफ से तात्पर्य रिजर्व बैंक के उन कार्यों से है जिसके माध्यम से वह बैंकिंग प्रणाली में या से तरलता को प्रवेशित या अवशोषित करता है। इसमें ओवरनाइट के साथ साथ टर्म रेपो या रिवर्स रेपो, स्थिर और परिवर्तनीय दरें, एसडीएफ और एमएसएफ शामिल हैं। एलएएफ गलियारा या गलियारा में सीमांत स्थायी सुविधा। एमएसएफ दर इसकी ऊपरी सीमा, अधिकतम सीमा है तथा स्थायी जमा सुविधा। एसडीएफ दर इसकी निचली सीमा, फ्लोर है तथा पॉलिसी रेपो दर गलियारे के मध्य में है। स्थायी जमा सुविधा। एसडीएफ दर वो दर जिस पर रिजर्व बैंक सभी एलएएफ प्रतिभागियों से एक दिन के आधार पर गैर संपार्श्विक जमा स्वीकार करता है।
तरलता प्रबंधन में अपनी भूमिका के अतिरिक्त एसडीएफ एक वित्तीय स्थिरता उपकरण भी है तथा एसडीएफ दर ने एलएएफ गलियारे के आधार के रूप में निश्चित रिवर्स रेपो दर का स्थान ले लिया है। सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर वह दंडात्मक दर जिस पर बैंक अपने सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर पोर्टफोलियो में से पूर्व निर्धारित सीमा 2% तक की कटौती करके एक रात के आधार पर रिजर्व बैंक से उधार ले सकते हैं। ये बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित तरलता झटकों के विरुद्ध सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है। एमएसएफ दर को नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक ऊपर रखा गया है। रेपो दर पुनर्खरीद समझौते या पुनर्खरीद विकल्प को रेपो कहा जाता है। ये वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक तरलता समायोजन सुविधा एलएएफ के अंतर्गत सभी एलएएफ प्रतिभागियों को सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध तरलता प्रदान करता है। रेपो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई प्रतिभूतियां बेचता है और बाद में उन्हें पूर्व निर्धारित मूल्य पर वापस खरीदता है। ये मूल्य रेपो दर के रूप में जानी जाने वाली ब्याज दर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ये लेन देन बैंकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें प्रतिभूतियों को बेचकर आरबीआई से धन प्राप्त करने की अनुमति देता है। उच्च रेपो दर से बैंकों के लिए निधियों की लागत बढ़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों के लिए ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। जब रेपो दर अधिक होती है तो इसका मतलब है कि बैंकों के लिए धन तक पहुंचना महंगा है जिसके परिणाम स्वरूप प्रणाली में ऋण प्रवाह कम हो जाता है और अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाती है। रेपो दर में कमी या वृद्धि से व्यक्तिगत वाहन, घर और स्वर्ण जैसे ऋण प्रभावित होंगे। वर्तमान में रेपो दर 5.25% मई 2026 है। रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध बैंकों से तरलता अवशोषित करता है। एसडीएफ की शुरुआत के बाद समय समय पर निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए निश्चित दर रिवर्स रेपो संचालन आरबीआई के विवेक पर निर्भर है। वर्तमान में रिवर्स रेपो दर 3.35% है। मई 2026। मुद्रास्फीति और रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय बाजार में मुद्रा आपूर्ति को प्रबंधित करने के लिए रेपो दर का उपयोग एक उपकरण के रूप में करता है। उच्च रेपो दर वाणिज्यिक बैंकों की उधार लेने की क्षमता को कम करती है जिससे बाजार में नकदी का प्रचलन कम हो जाता है। यह दृष्टिकोण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता करता है। नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर। सीआरआर किसी बैंक की कुल जमा राशि का वह अनुपात है जिसे आरबीआई के पास नकद आरक्षित के रूप में रखना होता है। केंद्रीय बैंक के पास इस अनुपात को कुछ सीमाओं के भीतर समायोजित करने का अधिकार है। इसका उच्च प्रतिशत यह दर्शाता है कि बैंकों के पास उधार देने के लिए कम राशि उपलब्ध है जिससे तरलता सीमित होती है। इसके विपरीत कम सीआरआर का विपरीत प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में 3% मई 2026। सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर किसी बैंक की कुल जमा राशि का वह प्रतिशत दर्शाता है जिसे उन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों, आमतौर पर भारमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी और सोने में निवेश करना होता है। एसएलआर के कम होने पर बैंकों के पास उधार देने के लिए बड़ी राशि उपलब्ध रहती है। वर्तमान में 18% मई 2026। खुला बाजार परिचालन। ये शब्द आरबीआई द्वारा अल्पकालिक मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। बैंक दर। बैंक दर वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से विनिमय पत्र, वाणिज्यिक पत्र और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसी प्रतिभूतियों पर पुनः छूट देता है। बैंक दर बैंकों पर उनकी आरक्षित आवश्यकताओं, नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात को पूरा करने में कमी के लिए लगाई जाने वाली दंडात्मक दर के रूप में कार्य करती है। दीर्घ अवधि रेपो परिचालन एलटीआरओ। दीर्घ अवधि मौद्रिक नीति पर आरबीआई का रुख समायोजनात्मक रुख। इसका तात्पर्य है कि आरबीआई पर्याप्त तरलता प्रदान करके और ब्याज दरों को कम रखकर अर्थव्यवस्था और विकास का समर्थन करने के लिए तैयार है। समायोजनात्मक रुख ये संकेत देता है कि आरबीआई नीतिगत दरों में तब तक वृद्धि नहीं करेगा जब तक कि मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि न हो। तटस्थ रुख। इसका तात्पर्य है कि आरबीआई अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति की मौजूदा स्थिति से संतुष्ट है तथा मौद्रिक नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहता है। तटस्थ रुख का अभिप्राय है कि आरबीआई बदलती आर्थिक स्थितियों और आंकड़ों के आधार पर नीतिगत दरों को समायोजित करेगा। हॉकिश रुख। इसका अर्थ है कि आरबीआई उच्च मुद्रास्फीति के बारे में चिंतित है तथा ब्याज दरों में वृद्धि या मुद्रा आपूर्ति को कम करके मौद्रिक नीति को सख्त बनाना चाहता है। हॉकिश रुख का उद्देश्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना और वित्तीय प्रणाली में मांग को सीमित करना है। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब है कि चालू दर चक्र के भीतर रेपो दर में कमी पर विचार नहीं किया जाता है, हालांकि ब्याज दरों में वृद्धि नपेतुले तरीके से होगी।
इससे पता चलता है कि केंद्रीय बैंक प्रत्येक नीति बैठक में दरों में वृद्धि का विकल्प नहीं चुन सकता है, लेकिन समग्र नीति रुख अंततः दरों में वृद्धि की ओर झुका होता है। भारत में मौद्रिक नीति की सीमाएं। विकास में सीमित भूमिका। मौद्रिक नीति आर्थिक विकास में एक छोटी भूमिका निभाती है। मुख्य रूप से ये धन की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, विकास को गति नहीं देती। अप्रभावी मुद्रास्फीति नियंत्रण। मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने में इसकी सफलता सीमित है, जैसा कि आई.जी. पटेल ने उल्लेख किया है। इसमें राजकोषीय विदेशी मुद्रा और आय नीतियों के साथ एकीकरण का अभाव है। कमजोर बैंकिंग आदतें। बैंकिंग चैनलों की तुलना में नकदी को प्राथमिकता देने से ऋण सृजन क्षमता कम हो जाती है। अविकसित मुद्रा बाजार। असंगठित और खंडित बाजार आरबीआई की नियामक पहुंच से बाहर हैं। काला धन। समानांतर अर्थव्यवस्था मौद्रिक उपायों की प्रभावशीलता को कमजोर करती है। गैर मौद्रिक कारकों की अनदेखी। घाटे के वित्त पोषण और विदेशी मुद्रा दबाव जैसे वास्तविक कारक आरबीआई के नियंत्रण से बाहर हैं। साधन संबंधी बाधाएं। अनम्य साधन, बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, उच्च मार्जिन नीति दक्षता को प्रतिबंधित करते हैं। दीर्घ अवधि रेपो परिचालन एलटीआरओ। दीर्घ अवधि रेपो परिचालन एलटीआरओ भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंकों को मौजूदा रेपो दर पर 1 से 3 वर्षों के लिए धन उधार देने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, जो वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। एलटीआरओ का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ाना और मौद्रिक नीति क्रियाओं तथा ऋण प्रवाह को अर्थव्यवस्था में संचारित करना है। एलटीआरओ के तहत बैंक आरबीआई से उधार लेने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग संपार्श्विक के रूप में कर सकते हैं। इससे उन्हें बाजार दर से कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक निधि प्राप्त करने में मदद मिलती है। एलटीआरओ अल्पकालिक ब्याज दरों की अस्थिरता को कम करने और उन्हें रेपो दर के साथ संरेखित करने में भी मदद करता है। एलटीआरओ को आरबीआई ने फरवरी 2020 में आर्थिक मंदी और बैंकिंग क्षेत्र में तरलता की कमी में सुधार स्वरूप प्रस्तुत किया था। त्रिपक्षीय रेपो या टीआरईपीएस यह एक प्रकार का रेपो अनुबंध है जिसमें एक तीसरी इकाई, उधारकर्ता और ऋणदाता के अलावा, जिसे त्रिपक्षीय एजेंट कहा जाता है, लेन देन के दौरान संपार्श्विक चयन, भुगतान, निपटान और प्रबंधन जैसी सेवाओं की सुविधा के लिए रेपो के 2 पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण एक मौद्रिक नीति ढांचा है जिसे केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति दर के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण को औपचारिक रूप से 2016 में मौद्रिक नीति ढांचे के रूप में अपनाया गया था। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की शुरुआत। अपनाने का वर्ष फरवरी 2015 में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए एक मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। औपचारिक रूप से अपनाना। ये ढांचा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन के साथ अप्रैल 2016 में आधिकारिक रूप से लागू हुआ। मुद्रास्फीति लक्ष्य। लक्ष्य दर। आरबीआई का मुद्रास्फीति लक्ष्य आरबीआई के परामर्श से भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये लक्ष्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के लिए निर्धारित किया जाता है, जो मुद्रास्फीति का मुख्य माप है। लक्ष्य सीमा। लक्ष्य आमतौर पर मध्यम अवधि के लिए निर्धारित किया जाता है, आमतौर पर जोड़ या घटाव 2% अंकों की सहनशीलता बैंड के साथ लगभग 4% की सीमा के साथ। मजदूरी मूल्य चक्र चित्र का विवरण। मजदूरी मूल्य चक्र में दर्शाए गए 4 चरण। उच्च मुद्रास्फीति। कर्मचारी उच्च मजदूरी की मांग करते हैं। उच्च उत्पादन लागत। कंपनियां कीमतें बढ़ाती हैं। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी गठन। मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत ब्याज दर, रेपो दर निर्धारित करने सहित मौद्रिक नीति कार्यों पर निर्णय लेने के लिए एमपीसी का गठन किया गया था। संरचना। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 भारत सरकार द्वारा नामित होते हैं और 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं। आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पॉलिसी दर। रेपो दर मौद्रिक नीति को लागू करने का प्राथमिक साधन रेपो दर है। एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेपो दर को समायोजित करता है। रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर का उपयोग वित्तीय प्रणाली में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा लचीलापन। मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढांचा एमपीसी को मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने में कुछ लचीलापन प्रदान करता है। यह असाधारण परिस्थितियों में लक्ष्य से विचलन की अनुमति देता है। संचार। आरबीआई नियमित मौद्रिक नीति वक्तव्यों और रिपोर्टों के माध्यम से अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान, नीतिगत रुख और अपने निर्णयों के पीछे के तर्क को संप्रेषित करता है। समीक्षा और जवाबदेही। द्विमासिक समीक्षा। एमपीसी आर्थिक स्थितियों की समीक्षा करने तथा ये आकलन करने के लिए द्विमासिक बैठकें आयोजित करती है कि क्या मुद्रास्फीति लक्ष्य पूरा हो रहा है। जवाबदेही। एमपीसी अपने निर्णयों के लिए जवाबदेह है और यह मुद्रास्फीति लक्ष्य से विचलन के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करती है। चुनौतियां और आलोचनाएं। बाह्य झटके।
वैश्विक तेल की कीमतें जैसे बाह्य कारक मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं। आपूर्ति पक्ष के झटके। खाद्य और ईंधन की कीमतों को प्रभावित करने वाले आपूर्ति पक्ष के कारक लक्ष्य से अल्पकालिक विचलन का कारण बन सकते हैं। मुद्रास्फीति सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक बनाम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। परिभाषा। थोक मूल्य सूचकांक WPI थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तन को मापता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI उपभोक्ता के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। जारीकर्ता। थोक मूल्य सूचकांक WPI वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आर्थिक सलाहकार कार्यालय। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। आधार वर्ष भारत। थोक मूल्य सूचकांक WPI 2011-12 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI 2012। शामिल। थोक मूल्य सूचकांक WPI केवल वस्तुएं कोई सेवा नहीं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों। उपयोग हेतु। थोक मूल्य सूचकांक WPI GDP डिफ्लेटर मुद्रास्फीति प्रवृत्ति निगरानी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मौद्रिक नीति निर्माण जीवन यापन लागत का आकलन। अवयव। थोक मूल्य सूचकांक WPI प्राथमिक लेख ईंधन एवं बिजली विनिर्मित उत्पाद। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI खाद्य एवं पेय पदार्थ आवास ईंधन एवं प्रकाश वस्त्र विविध। खाद्य पदार्थों का वजन। थोक मूल्य सूचकांक WPI लगभग 24%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI लगभग 46%। CPI ग्रामीण और CPI शहरी के साथ थोड़ा भिन्न होता है। मूल्य मापा गया। थोक मूल्य सूचकांक WPI थोक मूल्य कर परिवहन छूट को छोड़कर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI खुदरा उपभोक्ता मूल्य कर और परिवहन शामिल। थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला। आधार वर्ष 2011-12 के संशोधन के लिए कार्य समूह का गठन। भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 करने के लिए जनवरी 2025 में एक कार्य समूह का गठन किया था। ये प्रक्रिया वर्ष 2026 में भी जारी है और इसकी अंतिम सिफारिशों को औपचारिक रूप से अपनाया जाना अभी बाकी है। इस पैनल की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य प्रो रमेश चंद कर रहे हैं और इसमें विभिन्न मंत्रालयों तथा सांख्यिकी निकायों के अधिकारी शामिल हैं। मुद्रास्फीति सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक बनाम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। परिभाषा। थोक मूल्य सूचकांक WPI थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तन को मापता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI उपभोक्ता के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। जारीकर्ता। थोक मूल्य सूचकांक WPI वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आर्थिक सलाहकार कार्यालय। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। आधार वर्ष भारत। थोक मूल्य सूचकांक WPI 2011-12 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI 2012। शामिल। थोक मूल्य सूचकांक WPI केवल वस्तुएं कोई सेवा नहीं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों। उपयोग हेतु। थोक मूल्य सूचकांक WPI GDP डिफ्लेटर मुद्रास्फीति प्रवृत्ति निगरानी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मौद्रिक नीति निर्माण जीवन यापन लागत का आकलन। अवयव। थोक मूल्य सूचकांक WPI प्राथमिक लेख ईंधन एवं बिजली विनिर्मित उत्पाद। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI खाद्य एवं पेय पदार्थ आवास ईंधन एवं प्रकाश वस्त्र विविध। खाद्य पदार्थों का वजन। थोक मूल्य सूचकांक WPI लगभग 24%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI लगभग 46%। CPI ग्रामीण और CPI शहरी के साथ थोड़ा भिन्न होता है। मूल्य मापा गया। थोक मूल्य सूचकांक WPI थोक मूल्य कर परिवहन छूट को छोड़कर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI खुदरा उपभोक्ता मूल्य कर और परिवहन शामिल। थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला। आधार वर्ष 2011-12 के संशोधन के लिए कार्य समूह का गठन। भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 करने के लिए जनवरी 2025 में एक कार्य समूह का गठन किया था। ये प्रक्रिया वर्ष 2026 में भी जारी है और इसकी अंतिम सिफारिशों को औपचारिक रूप से अपनाया जाना अभी बाकी है। इस पैनल की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य प्रो रमेश चंद कर रहे हैं और इसमें विभिन्न मंत्रालयों तथा सांख्यिकी निकायों के अधिकारी शामिल हैं। मुद्रास्फीति सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक बनाम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।
परिभाषा थोक मूल्य सूचकांक WPI थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तन को मापता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कार्य समूह के विचारार्थ विषय 2011-12 के आधार वर्ष के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में आए संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक ऑफ WPI और उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI के लिए एक अद्यतन वस्तु बास्केट की सिफारिश करना, मौजूदा मूल्य संग्रह प्रणाली की समीक्षा करना और उसमें सुधार के सुझाव देना, विशेष रूप से विनिर्माण और सेवाओं के लिए। थोक मूल्य सूचकांक ऑफ WPI और प्रस्तावित उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI के संकलन के लिए उपयुक्त गणना पद्धतियों पर निर्णय लेना। स्वीकृत उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI संकलन कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना और समय के साथ थोक मूल्य सूचकांक WPI से उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI की ओर संक्रमण के लिए एक रूपरेखा प्रस्तावित करना। निष्कर्ष, भारत की मौद्रिक नीति एक जटिल परिदृश्य से गुजर रही है। मुद्रास्फीति और वैश्विक चिंताओं जैसी चुनौतियों के बीच वृद्धि एवं मूल्य स्थिरता में संतुलन बनाए रखने के लिए ब्याज दरों जैसे उपकरणों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना आवश्यक है। इसके हाथों में देश के भविष्य के लिए सामंजस्यपूर्ण आर्थिक सिम्फनी को संगठित करने का दायित्व है। बैंकिंग क्षेत्र भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सहकारी ऋण संस्थाओं के अतिरिक्त 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी क्षेत्र के बैंक, 46 विदेशी बैंक, 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1485 शहरी सहकारी बैंक और 96,000 ग्रामीण सहकारी बैंक शामिल हैं। बैंक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं और आर्थिक विकास को सक्रिय एवं स्थायी बनाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। बैंक के कार्य चित्र का विवरण बैंक के कार्यों को दो मुख्य भागों प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य में विभाजित किया गया है। प्राथमिक कार्य के दो उपभाग हैं। क. जमा स्वीकार करना, बचत, सावधि जमा FD, चालू जमा, आवर्ती जमा। ख. ऋण या अग्रिम देना, ओवरड्राफ्ट, नकद साख, ऋण, बिल, छूट। द्वितीयक कार्य के तीन उपभाग हैं। Q. एजेंसी कार्य, निधि अंतरण, फिड्यूशियरी, भुगतान, समाशोधन, संग्रह आदि। ख. उपयोगिता कार्य, ड्राफ्ट, लॉकर, अंडरराइटिंग, मर्चेंट बैंकिंग। ग. सामाजिक कार्य, बीमा, शिक्षा, कल्याण, वित्तीय समावेशन, पास्टोरल संदर्भ, जनसंपर्क। सरकार और बैंकिंग क्षेत्र में चुनौतियां। खराब परिसंपत्ति गुणवत्ता। ये ऐसे ऋण हैं जिनका उधारकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान नहीं किया जाता है और इनके खराब ऋण या NPA बनने की संभावना होती है। खराब पूंजी पर्याप्तता। पूंजी पर्याप्तता अनुपात यह मापता है कि बैंक के पास अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कितनी पूंजी है। पूंजी पर्याप्तता जमाकर्ताओं की सुरक्षा, स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा देने में सहायक है। असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम। विदेशी मुद्रा बाजार में तीव्र उतार चढ़ाव के कारण विदेशी ऋण लेने वाली भारतीय कंपनियों पर भारी दबाव पड़ सकता है, जिससे घरेलू बैंकों का ऋण चुकाने की उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। कर्मचारी और प्रौद्योगिकी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, विशेषकर सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए अभी भी प्रौद्योगिकी को पूरी तरह अपनाना बाकी है। बैलेंस शीट प्रबंधन। कई बैंकों ने प्रावधान के रूप में धनराशि अलग रखने में देरी करने तथा ऋणों को ऑफ रिकॉर्ड पुनर्गठित करने का प्रयास किया है। भारतीय बैंकों में खराब पूंजी पर्याप्तता को देखते हुए ये और भी अधिक समस्याजनक है। पर्याप्त ग्रामीण शाखाएं नहीं। अधिकांश ग्रामीण शाखाएं उच्च ओवरहेड्स और ग्रामीण भारत के अधिकांश भागों में वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रचलन के कारण घाटे में चल रही हैं। बैंकिंग क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए किए गए विभिन्न उपाय। संरचनात्मक उपाय। बिग बैंक। नरसिंघम समिति 1991 ने वैश्विक उपस्थिति वाले 3-4 बड़े बैंकों की सिफारिश की। विभेदित बैंक। विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट बैंकों पर जोर। प्रणाली सुधार। जोखिम भारित परिसंपत्तियों को अनुकूलित करने और पूंजी आवश्यकताओं को कम करने के लिए प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना। तकनीकी उपाय। RBI इनोवेशन हब। फिनटेक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बंगलुरु में स्थापित किया गया। ब्लॉकचेन बैंकिंग। ये जोखिम विशिष्ट ऋण को बढ़ावा देता है और नव बैंकों के माध्यम से डिजिटल समावेशन का समर्थन करता है। सरकार और RBI के उपाय। शासन और पारदर्शिता। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुधार और खराब ऋण रणनीतियों में मदद करता है।
बैंक सशक्तिकरण, विविध ऋण पोर्टफोलियो, मजबूत विनियमन और चूककर्ताओं पर सख्त कार्रवाई का सुझाव देता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देना, आरबीआई ने कृषि और एमएसएमई जैसे प्रमुख क्षेत्रों को ऋण देना अनिवार्य कर दिया है। भारत के दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन के लिए एक लचीला और समावेशी बैंकिंग क्षेत्र महत्वपूर्ण है। शासन को मजबूत बनाना, नवाचार को अपनाना और ग्रामीण वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करना देश की विकास महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए इस क्षेत्र की क्षमता निर्धारित करेगा। फिनटेक सेक्टर परिचय। फिनटेक एक व्यापक शब्द है जो प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमों को संदर्भित करता है जो वित्तीय संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं और या उनके साथ कार्य करते हैं। पेटीएम, मोबिक्विक और गूगल पे इसके उदाहरण हैं। भारत में इसके प्रेरक सेलफोन, इंटरनेट का उपयोग और ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता उपयोग, युवा जनसंख्या, बिग डेटा, एआई और अन्य जैसी तकनीकी प्रगति, वित्तीय समावेशन में वृद्धि। फिनटेक क्षेत्र का महत्व। डिजिटल भुगतान बढ़ रहे हैं। पीयर टू पीयर P2P वित्तपोषण, क्राउडफंडिंग और अन्य नई तकनीकों ने ऋण एवं निवेश में सुधार किया है। एमएसएमई को चालानों के आदान प्रदान के लिए धन उपलब्ध कराया है। अकाउंट एग्रीगेटर सेवाओं के कारण ऋण सृजन में सुधार हुआ है। फिनटेक की क्षमता का लाभ उठाने के लिए सुभाष चंद्र समिति की सिफारिशें। पर्यवेक्षण प्रौद्योगिकी विकास। पर्यवेक्षण प्रौद्योगिकी वित्तीय नियामकों द्वारा अपने विनियामक और पर्यवेक्षी कार्यों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग है। ग्राहक संरक्षण विधिक ढांचा। फिनटेक और डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक विधिक ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए। विनियमन प्रौद्योगिकी। रेगटेक विकास। रेगुटेक वित्तीय प्रौद्योगिकी व्यवसाय में एक नया क्षेत्र है जो विनियामक परिचालनों को बेहतर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ऋण और बीमा कंपनियां रिमोट सेंसिंग और ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही हैं। ऋण वित्तपोषण का बाजार मॉडल बनाने से एमएसएमई, परिवारों और लोगों की ऋण मांगों को पूरा किया जा सकता है। डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र। डिजिटल ऋण में मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण का ऑनलाइन प्रावधान शामिल है जिसमें क्रेडिट मूल्यांकन और वसूली जैसी प्रक्रियाएं दूरस्थ रूप से संचालित की जाती हैं। इन सेवा प्रदाताओं को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। विनियमित संस्थाएं जिनमें क्रेडिट सूचना कंपनियां, आरबीआई विनियमित एनबीएफसी, पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म एनबीएफसी P2P और सेबी द्वारा विनियमित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां शामिल हैं। वे संस्थाएं जो किसी वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा विशिष्ट विनियमन के अधीन नहीं हैं। भारत में ऋण देने के लिए मौजूदा विधिक ढांचा। बैंकिंग विनियमन BR अधिनियम 1949। डिजिटल ऋण देने के लिए लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के साथ पंजीकरण कराना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI अधिनियम 1934 डिजिटल ऋण देने में शामिल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC को RBI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार RBI के साथ पंजीकृत होना चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों को ऋण देने अनुमति है। उदाहरण के लिए निधि कंपनियां कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा पंजीकृत और विनियमित होती हैं। चिटफंड अधिनियम 1982। चिटफंड कंपनियों को चिटफंड अधिनियम 1982 के तहत विनियमित किया जाता है जो राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय अधिनियम है। डिजिटल ऋण मॉडल। बैलेंस शीट ऋण BSL मॉडल। बैंक और NBFC ऋण जोखिम को ध्यान में रखते हुए अपनी बैलेंस शीट तुलन पत्र से ऋण देते हैं। मार्केटप्लेस लैंडिंग MPL मॉडल। इसमें सीधे तौर पर धन उधार नहीं दिया जाता, इसलिए इसमें क्रेडिट जोखिम नहीं होता। MPL के उदाहरणों में शामिल हैं पीयर टू पीयर P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ते हैं। उदाहरणों में फेयरसेंट, लैंडिन क्लब, कैश कुमार और अन्य शामिल हैं। फिनटेक कंपनियां जो ऋण विस्तार की सुविधा के लिए बैंकों और NBFC के साथ सहयोग करती हैं। डिजिटल डिजिटल ऋण के लिए RBI के नियम। RBI ने डिजिटल उधारदाताओं को 3 समूहों में वर्गीकृत किया है। विनियमित संस्थाएं। अन्य प्रावधानों के तहत
भारत में डिजिटल ऋण की स्थिति। डिजिटल क्रेडिट ऋण का तीव्र विस्तार। भारत में डिजिटल ऋण की उत्पत्ति और संवितरण में वृद्धि जारी है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2025-26 FY26 में इसकी विकास दर मध्यम कम रही है। वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही Q1 FY26 में लगभग 43,019 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 30 मिलियन 3 करोड़ डिजिटल ऋण स्वीकृत किए गए, जो पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट को दर्शाता है। कुल ऋण में बढ़ी हुई हिस्सेदारी। मूल्य के आधार पर डिजिटल ऋण की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2022-23 FY23 के लगभग 12% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही Q1 FY26 में लगभग 20% हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान मात्रा वॉल्यूम लोन की संख्या की हिस्सेदारी लगभग 67% से बढ़कर लगभग 80% हो गई, जो क्रेडिट ऋण बाजार में अधिक गहरी पैठ को दर्शाती है। पारिस्थितिकी तंत्र का परिवर्तन। पारंपरिक बैंक व्यक्तिगत ऋण के लिए तेजी से डिजिटल चैनलों को अपना रहे हैं, जो एक संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, जहां डिजिटल ऋण फिनटेक संचालित होने की अपेक्षा मुख्यधारा की बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बन रहा है। नियामक ढांचे का सुदृढ़ीकरण। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने के लिए समेकित डिजिटल लैंडिंग निर्देश 2025 और वर्ष 2026 से प्रभावी होने वाले अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ऋण स्वीकृति से पहले वार्षिक प्रतिशत दर, अप्रैल और सभी शुल्कों के साथ मुख्य तथ्य वक्तव्य जैसे प्रकटीकरणों को मानकीकृत किया गया है। वर्तमान संरचना। विशेष रूप से व्यक्तिगत और छोटे आकार के ऋणों के लिए डिजिटल ऋण की उत्पत्ति में NBFCs, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और फिनटेक प्लेटफॉर्मों की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण बनी हुई है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तुलना में डिजिटल ऋण के मूल्य वैल्यू में बैंकों की हिस्सेदारी घटी है। ऋण की प्रकृति। व्यक्तिगत ऋण बैंकों द्वारा डिजिटल रूप से वितरित किया जाने वाला प्रमुख उत्पाद है। इसके बाद MSME को ऋण दिया जाता है। संवितरण पद्धतियां। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक डिजिटल ऋण संवितरण के लिए मुख्य रूप से अपने स्वयं के ऐप वेबसाइटों पर निर्भर रहते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों की आउटसोर्स थर्ड पार्टी ऐप पर निर्भरता अधिक होती है। डिजिटल ऋण को विनियमित करने के कारण अवैध ऐप में वृद्धि। RBI से विनियमन या अनुमोदन के बिना संचालित अपंजीकृत ऋण देने वाले ऐप में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो उपभोक्ताओं के लिए जोखिम उत्पन्न कर रहे हैं। उदाहरणों में रूपी डे, रियल रूपी और फर्स्ट कैश जैसे ऐप शामिल हैं। उपभोक्ता संरक्षण संबंधी चिंताएं। डिजिटल ऋण देने वाले ऐप हमेशा उपभोक्ताओं के सर्वोत्तम हित में कार्य नहीं करते हैं। वित्तीय क्षेत्र के जोखिम। उचित सत्यापन और क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाओं के बिना डिजिटल ऐप के माध्यम से अंधाधुंध ऋण देने से वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। डेटा उल्लंघन और लीक। ऋण देने वाले ऐप उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी एकत्र करते हैं, जिससे वे साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। डिजिटल ऋण के लिए RBI के नियम। RBI ने डिजिटल उधारदाताओं को 3 समूहों में वर्गीकृत किया है। विनियमित संस्थाएं, अन्य प्रावधानों के तहत अधिकृत संस्थाएं, किंतु RBI द्वारा विनियमित नहीं, और किसी भी विनियमन के दायरे से बाहर कार्य करने वाली संस्थाएं। वर्तमान विनियमन केवल विनियमित संस्थाओं पर लागू होते हैं, जबकि RBI ने सिफारिश की है कि संबंधित नियामक दूसरी श्रेणी के लिए दिशानिर्देश तैयार करें और केंद्र सरकार तीसरी श्रेणी में अवैध उधार को संबोधित करने के लिए एक अलग कानून बनाए। निष्कर्ष। अवैध ऐप्स के बढ़ते चलन को रोकने, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने, वित्तीय क्षेत्र के जोखिमों को कम करने और डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए डिजिटल ऋण का विनियमन महत्वपूर्ण है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए डिजिटल रुपए को पायलट रूप से लॉन्च किया है। अक्टूबर 2022 में RBI ने थोक क्षेत्र ई-रुपए W में डिजिटल रुपया के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट पेश किया। इसके बाद RBI ने खुदरा क्षेत्र ई-रुपए R में डिजिटल रुपया के लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। CBDC के बारे में। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित एक कानूनी मुद्रा है, जो स्थिरता और प्रोग्राम योग्य सुविधाएं प्रदान करती है। इसे केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर एक देनदारी के रूप में मान्यता दी गई है और इसकी वैधानिकता वित्त अधिनियम 2022 में RBI अधिनियम के संशोधन के माध्यम से स्थापित की गई है। CBDC की विशेषताएं। चित्र का विवरण। CBDC की 7 प्रमुख विशेषताएं। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी करीब 29 संप्रभु मुद्रा केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र पर देय, भुगतान या कानूनी निविदा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। मुद्रा जारी करने और लेन देन की कम लागत। नकदी के साथ स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय, धारकों के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है। CBDC की विशेषताएं। केंद्रीय चक्र। CBDC के लाभ। भौतिक नकदी प्रबंधन की लागत को कम करता है, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देता है, भुगतान में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ाता है, सीमा पार भुगतान में सुधार करता है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, क्रिप्टो वृद्धि के बीच मुद्रा स्थिरता बनाए रखता है तथा पारदर्शी,
निजी और अंतिम भुगतान लेन देन सुनिश्चित करता है। सीबीडीसी के लाभ भौतिक नकदी प्रबंधन की लागत को कम करता है, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देता है, भुगतान में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ाता है, सीमा पार भुगतान में सुधार करता है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, क्रिप्टो वृद्धि के बीच मुद्रा स्थिरता बनाए रखता है तथा पारदर्शी, निजी और अंतिम भुगतान लेन देन सुनिश्चित करता है। सीबीडीसी की चुनौतियां। बैंक विमध्यस्थता। खराब तरीके से डिजाइन किए गए सीबीडीसी कार्यान्वयन से बैंकों को विस्थापित करके और उनके मुख्य व्यवसाय को प्रभावित करके वित्तीय स्थिरता के लिए प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। तकनीकी बाधाएं। चुनौतियों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के मुद्दे, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा प्रणालियों के साथ अंतर संचालन और साइबर हमले की कमजोरियां शामिल हैं। वित्तीय साक्षरता। सीमित वित्तीय साक्षरता जनसंख्या के कुछ वर्गों के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और प्रभावी रूप से उपयोग करने में बाधाएं उत्पन्न करती है, जिससे वित्तीय समावेशन के प्रयासों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। डिजिटल बैंक इकाइयां DBUS बजट 2022-2023 में भारत के हर कोने में डिजिटल बैंकिंग के लाभों को फैलाने के प्रयासों के तहत 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों DBU को समर्पित किया गया। DBU क्या है? डिजिटल बैंकिंग इकाई एक विशिष्ट निश्चित बिंदु वाली व्यावसायिक इकाई या हब है, जिसमें डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने के लिए कुछ न्यूनतम डिजिटल अवसंरचना होती है। साथ ही यह किसी भी समय स्वयं सेवा मोड में डिजिटल रूप से मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की सेवा भी प्रदान करती है। वित्तीय हित या लाभ का मार्ग। चित्र का विवरण। वित्तीय हित या लाभ का मार्ग 3 चरणों में दर्शाया गया है। वित्तीय शिक्षा की प्रक्रिया, वित्तीय साक्षरता की उपलब्धि, वित्तीय हित, DBU की आवश्यकता। नीति आयोग ने डिजिटल बैंक भारत के लिए लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था का प्रस्ताव शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया है, जिसके अनुसार भारत ने PMJDY और इंडिया स्टैक के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाने की दिशा में तेजी से प्रगति की है। हालांकि ऋण पहुंच एक सार्वजनिक नीति चुनौती बनी हुई है, खास तौर पर देश के 63 मिलियन MSME के लिए। जनधन आधार मोबाइल जम त्रिमूर्ति बायोमेट्रिक आधार प्रणाली द्वारा शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटलीकरण और डिजिटल व्यवधान के अभूतपूर्व स्तर की मदद से वित्तीय समावेशन भारत के नागरिकों के लिए एक व्यवहार्य वास्तविकता बन गया है। इसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI द्वारा आगे बढ़ाया गया है, जिसे असाधारण स्वीकृति मिली है। वित्तीय समावेशन। RBI वित्तीय समावेशन को इसके समानांतर भारत ने RBI द्वारा अधिनियमित अकाउंट एग्रीगेटर AA नियामक ढांचे के माध्यम से ओपन बैंकिंग के अपने संस्करण को संचालित करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। वर्तमान ऋण अंतराल तथा व्यवसाय एवं नीतिगत बाधाएं समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उन्हें औपचारिक वित्तीय दायरे में लाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता को उजागर करती हैं। बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए विकास बैंक। केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत NABFID को एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान PFI के रूप में अधिसूचित किया है। केवल किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित संस्थाएं या जिनकी कम से कम 51% चुकता शेयर पूंजी केंद्र या राज्य सरकार के पास हो को PFI के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण बैंक NABFID। NABFID की स्थापना राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण बैंक अधिनियम 2021 के तहत एक अवसंरचना केंद्रित विकास वित्तीय संस्थान DFI के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में बॉन्ड और डेरिवेटिव बाजारों के विकास सहित दीर्घकालिक गैर आश्रित अवसंरचना वित्त पोषण के विकास को समर्थन प्रदान करना है। NABFID को RBI अधिनियम 1934 के तहत अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान AIFI के रूप में RBI द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाता है। वर्तमान में संस्थान की संपूर्ण शेयरधारिता भारत सरकार के पास है। DFI में सरकार की भूमिका। DFI को या तो सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है या इसे निजी क्षेत्र का स्वरूप दिया जाना चाहिए, जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी 49% तक सीमित रख सकती है। विकास बैंकिंग के लिए संस्थागत ढांचा। स्वतंत्रता के तुरंत बाद विकास बैंकिंग के लिए संस्थागत ढांचे की शुरुआत की गई। IFCI 1948, IDBI 1964, IIBI 1972, नाबार्ड 1982 और एग्जिम बैंक 1982 और एग्जिम बैंक 1982, SIDBI 1990 आदि। वित्तीय समावेशन। RBI वित्तीय समावेशन को कमजोर और निम्न आय वर्गों जैसे संवेदनशील समूहों को जहां आवश्यक हो वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाओं और समय पर तथा पर्याप्त ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। वित्तीय समावेशन का महत्व। आर्थिक विकास।
वित्तीय समावेशन आबादी के अप्रयुक्त वर्गों को बैंकिंग क्षेत्र में लाता है। ये अर्थव्यवस्था में समग्र बचत में सुधार करता है, जो बदले में आर्थिक विकास के लिए निवेश संसाधनों को एकत्रित करता है। गरीबी उन्मूलन। वित्तीय समावेशन से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ती है। इसका मतलब है बैंकिंग सेवाओं की बेहतर पहुंच, जिससे लोगों के लिए गरीबी उन्मूलन जैसे डीबीटी, एमजीएनआरईजीए आदि तक पहुंच आसान हो जाती है। लीकेज कम करता है। वित्तीय समावेशन से लक्षित आबादी तक सामाजिक सेवाएं पहुंचाना आसान हो जाता है। इससे लीकेज और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलती है। सेवाओं की समय पर डिलीवरी। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण देरी को दूर करने में मदद करता है और परिणामस्वरूप सेवाओं की समय पर डिलीवरी होती है। महिला सशक्तिकरण। वित्तीय क्षेत्र में महिलाओं को शामिल करने से वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित बनती हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। वित्तीय समावेशन से ऑनलाइन भुगतान सेवाओं की बेहतर पहुंच होती है और इस प्रकार डिजिटल और नकदी रहित अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलता है। वित्तीय समावेशन में चुनौतियां। डिजिटलीकरण के संबंध। वित्तीय समावेशन। आरबीआई वित्तीय समावेशन को कमजोर और निम्न आय वर्गों जैसे संवेदनशील समूहों को, जहां आवश्यक हो, वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाओं और समय पर तथा पर्याप्त ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। वित्तीय समावेशन का महत्व। आर्थिक विकास। वित्तीय समावेशन आबादी के अप्रयुक्त वर्गों को बैंकिंग क्षेत्र में लाता है। ये अर्थव्यवस्था में समग्र बचत में सुधार करता है, जो बदले में आर्थिक विकास के लिए निवेश संसाधनों को एकत्रित करता है। गरीबी उन्मूलन। वित्तीय समावेशन से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ती है। इसका मतलब है बैंकिंग सेवाओं की बेहतर पहुंच, जिससे लोगों के लिए गरीबी उन्मूलन जैसे डीबीटी, एमजीएनआरईजीए आदि तक पहुंच आसान हो जाती है। लीकेज कम करता है। वित्तीय समावेशन से लक्षित आबादी तक सामाजिक सेवाएं पहुंचाना आसान हो जाता है। इससे लीकेज और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलती है। सेवाओं की समय पर डिलीवरी। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण देरी को दूर करने में मदद करता है और परिणामस्वरूप सेवाओं की समय पर डिलीवरी होती है। महिला सशक्तिकरण। वित्तीय क्षेत्र में महिलाओं को शामिल करने से वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित बनती हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। वित्तीय समावेशन से ऑनलाइन भुगतान सेवाओं की बेहतर पहुंच होती है और इस प्रकार डिजिटल और नकदी रहित अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलता है। वित्तीय समावेशन की दिशा में उठाए गए कदम। जन धन आधार (जेएम). भारत सरकार ने जनसंख्या के एक विशेष वर्ग को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए जन धन योजना शुरू की तथा आधार एवं मोबाइल के साथ ये लाभार्थियों को सीधे नकद लाभ हस्तांतरित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डिजिटल बैंकिंग इकाइयां DBUS 2022। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कागज रहित डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। आरबीआई और नाबार्ड की पहल। आरबीआई और नाबार्ड दोनों ने वित्तीय समावेशन को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें दूरदराज के क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलना, स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ना और किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना आदि शामिल हैं। डिजिटल भुगतान। एनपीसीआई ने यूपीआई की शुरुआत की है, जिसने ऑनलाइन भुगतान क्षेत्र में क्रांति ला दी है। वित्तीय साक्षरता परियोजना। आरबीआई ने इसे विभिन्न लक्षित समूहों में केंद्रीय बैंक और सामान्य बैंकिंग अवधारणाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया है, जिसमें स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे, महिलाएं, ग्रामीण एवं शहरी गरीब, रक्षा कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। पॉकेट मनी। सेबी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स (NISM) ने स्कूली छात्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया। वित्तीय समावेशन में चुनौतियां। डिजिटलीकरण के संबंध में मुद्दे। डिजिटल विभाजन। महत्वपूर्ण विस्तार के बावजूद एक डिजिटल विभाजन बना हुआ है। वर्ष 2026 में भारत में इंटरनेट पहुंच लगभग 72% तक पहुंच गई, जिसमें शहरी क्षेत्रों में यह लगभग 85% बनाम ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 55% है, जो डिजिटल सेवाओं तक असमान पहुंच को दर्शाता है। डिजिटल साक्षरता। हालांकि डिजिटल साक्षरता में सुधार हुआ है, फिर भी केवल लगभग 68% आबादी ही डिजिटल रूप से साक्षर है, जिससे एक बड़ा वर्ग डिजिटल वित्तीय सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थ है। बुनियादी ढांचे में अंतराल, ब्रॉडबैंड और मोबाइल कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ है, लेकिन घरेलू इंटरनेट पहुंच अभी भी असमान बनी हुई है, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में। कुल दूरसंचार घनत्व में वृद्धि के बावजूद कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी विश्वसनीय उच्च गति हाई स्पीड कनेक्टिविटी का अभाव है। बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में अंतराल। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने मई 2026 तक लगभग 57.9 करोड़ खातों के साथ बैंकिंग पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि की है, लेकिन खाता होना अनिवार्य रूप से सभी क्षेत्रों में सक्रिय उपयोग या गहरे वित्तीय जुड़ाव की गारंटी नहीं देता है। पहचान और दस्तावेजीकरण की बाधाएं। कुछ व्यक्ति, विशेष रूप से दूरदराज के या हाशिए पर रहने वाले समुदायों में, औपचारिक पहचान या अद्यतन KYC दस्तावेजीकरण की कमी के कारण औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में अभी भी चुनौतियों का सामना करते हैं, जो खाते की सक्रियता और ऋण तक पहुंच को सीमित करता है।
यह वित्तीय समावेशन की गतिशीलता और जनधन री-केवाईसी पहलों पर आधारित संदर्भ में है। उपयोग में लैंगिक अंतराल। हालांकि खातों के स्वामित्व का विस्तार हुआ है, लेकिन उपयोग में असमानताएं बनी हुई हैं। वैश्विक साक्ष्य दर्शाते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बाधाओं के कारण खाते होने के बावजूद महिलाएं अक्सर वित्तीय उत्पादों का कम उपयोग कर पाती हैं। विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल रूप से सक्षम वित्तीय भागीदारी में बिना शर्त लैंगिक अंतराल केवल खाता स्वामित्व से परे के कारणों के कारण बना हुआ है। ग्रामीण शहरी असमानताएं। ग्रामीण वयस्क यूपीआई और कार्ड जैसी डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में अपने शहरी समकक्षों से पीछे बने हुए हैं, जो बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और जागरूकता में निरंतर अंतराल को दर्शाता है। सीमित वित्तीय साक्षरता। कई खाताधारकों के पास वित्तीय उत्पादों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप बचत, ऋण या बीमा योजनाओं में कम जागरूकता और न्यूनतम सक्रिय भागीदारी होती है। निष्क्रिय खाते और कम उपयोग। एक महत्वपूर्ण संख्या में खाते निष्क्रिय या बहुत कम उपयोग किए जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि बढ़ी हुई पहुंच अभी तक घरेलू स्तर पर सार्थक वित्तीय जुड़ाव या आर्थिक सशक्तिकरण में परिवर्तित नहीं हो सकी है। आगे की राह। बैंकिंग संवाददाताओं को बढ़ावा देना। जहां भौतिक शाखाएं संभव नहीं है, वहां पहुंच बढ़ाने के लिए बेहतर प्रोत्साहन और कमीशन की पेशकश करना। मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना। बैंकिंग सुविधा से वंचित क्षेत्रों में डाकघरों और उचित मूल्य की दुकानों का बैंकिंग काउंटर के रूप में उपयोग करना। बैंकिंग उत्पादों को अनुकूलित करना। सभी के लिए एक ही मॉडल के बजाय रोजगार के प्रकार, आय स्तर और ग्रामीण शहरी विभाजन के आधार पर योजनाएं तैयार करना। तकनीकी मुद्दों का समाधान। दूरदराज के क्षेत्रों के लिए हैंडहेल्ड उपकरणों की ऑफलाइन कार्यक्षमता और कनेक्टिविटी में सुधार करना। महत्वपूर्ण शब्दावली। गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय, रिसाव, प्रशासनिक लागत, आर्थिक विकास, योग्य बुनियादी आय, रोजगार के अवसर, डिजिटल बैंक, जनधन आधार, मोबाइल बैंकिंग आउटलेट, खाता एग्रीगेटर। विगत वर्षों पूछे गए प्रश्न। क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। वर्ष 2022। प्रश्न। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सकल घरेलू उत्पाद G0, D0, P0 की स्थायी समृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिए। वर्ष 2019। प्रश्न। प्रधानमंत्री जनधन योजना P0, M0, J0, D0, Y0 बैंकर हितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। वर्ष 2016।